बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इत्तिसाम्स बायोलॉजी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं आपको इंग्लिश सेक्शन एमडी कैट का जो है वो पढ़ाऊँगा और उसका कुछ एक पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो एमडी कैट की हवाले से इंपॉर्टेंट होने के अलावा जनरली इंग्लिश लर्नर्स को जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी पोज करते हैं। और बहुत से एडवांस्ड लर्नर्स जो होते हैं इंग्लिश के, मैंने देखे हैं, दे मिस यूज़ दीज सेंटेंसेस। तो इनका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि हैं क्या। तो हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस और उनकी 3 यूजुअल टाइप्स। बाज़ ग्रामर की किताबों में इसकी एक 4th टाइप भी लिखी होती है जिसको हम ज़ीरो कंडीशनल भी कहते हैं, लेकिन वो जो है उसकी जो है इंपॉर्टेंस बड़ी लिमिटेड है, तो उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। दीज 3 आर रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस दीज 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। इनके एक और नाम भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि और इनके नाम क्या होते हैं, टाइटल्स, और वो क्यों कहे जाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता है कि उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, कोई ना कोई उसमें हमारे पास एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ़ ही रीचेज़ इन टाइम आई शैल पिक हिम, तो जो है कि अगर वो वक्त पे पहुंचेगा तो मैं उसको पिक कर लूँगा। तो उसका जो पिक होना है वो मेरे पहुंचने पे, मेरा उसको पिक करना जो है वो उसके पहुंचने पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो ज़ाहिर है कि ये कंडीशन है, डिपेंडेंसी है। मोस्टली ये सेंटेंसेस जो हैं वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है इफ़ वाला पार्ट, इफ़ क्लास, और दूसरी उसकी जो होती है मेन क्लास होती है। तो जो फर्स्ट कंडीशनल है, पहली टाइप जो होती है, लाइक मैं इसको रीडिंग करता हूँ, इफ़ ही रीचेज़ इन टाइम आई शैल पिक हिम। उसकी फर्स्ट क्लास कॉमा से पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है उसके साथ SES भी आ सकता है अगर वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ स्टार्ट हो रहा हो। अगर मैं कहता इफ़ इमरान रीचेज़ इन टाइम, इफ़ शी रीचेज़ इन टाइम, एट्सेट्रा, तो हमारे पास जो है SES लगाना है। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो फिर हम SES नहीं लगाएंगे। तो जस्ट मैंने V1 लिखा है, लेकिन V1 के साथ SES भी हमारे पास आ सकता है अगर वो ही या शी या इट वगैरह से स्टार्ट हो। और दूसरे पार्ट में शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आएगी। शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। विल भी आ सकते हैं, अगर आय ना होता तो फिर तो हम शैल लगाते, वही के अलावा, आय और वही के अलावा जो है हम यहाँ विल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं, या इसको एक और अंदाज में लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस का, कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट टाइप का, वो ये होगा कि भाई उसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और सेकंड पार्ट में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। और अब हमारे पास अगर ये जुमले इस तरह के आए कि हमारे पास यहाँ होता रीच्ड होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ हम शैल या विल के इस्तेमाल से जज कर सकते हैं कि वहाँ रीच नहीं आना, रीच आना है। अगर यहाँ ब्लैंक आ जाए और नीचे 4 ऑप्शन आ जाए हमारे पास कि जी यहाँ रीच लगा दिया गलती से या विल रीच लगा दिया, तो हम ये देखेंगे कि दूसरी क्लास के अंदर शैल या विल अगर आया है तो इधर से हमने, अगर ब्लैंक आ गई है और 4 ऑप्शन है तो हमने वो चूज़ करना है जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हो और SES लगाओ। अगर ये रीचेज़ लगा दिया है और उधर से ब्लैंक छोड़ के नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं तो आप उसमें शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म चूज़ करेंगे। हमने जुमले का स्ट्रक्चर, ज़ाहिर है दोनों तरफ से ब्लैंक्स नहीं आ सकते। अगर आपके पास ये सेंटेंस ब्लैंक्स के बजाय इस तरह आए, 4 टाइप्स आए हमारे पास सेंटेंसेस की, तो उसमें हम वही चूज़ करेंगे कि जिसमें पहली फॉर्म के साथ फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म लगी हो या SES लगा हो और सेकंड पार्ट के अंदर शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म लगा हो। बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो हम गलत कंसिडर करेंगे, हम एंड बताते हैं। सिंपली पुट कि ये फर्स्ट कंडीशनल है और इसमें फर्स्ट फॉर्म और शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्लास में रिस्पेक्टिवली। हम आते हैं सेकंड क्लास पे, और ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड क्लास है। मिसअंडरस्टूड क्लास नहीं, सॉरी, ये एक मिसअंडरस्टूड सेंटेंस की टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब ये मिसअंडरस्टूड क्यों है इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, और इसमें वर्ड के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ शैल या विल है और ये कि यहाँ जो है वो वर्ड आपके पास आएगा, चाहे आई के साथ स्टार्ट हो रहा हो, वी के साथ स्टार्ट हो रहा हो। इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वुड बी विल बी यूज्ड, और साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी। लाइक इफ़ ही रीच्ड इन टाइम आई वुड पिक हिम।
अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही। अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग तकरीबन एक जैसा है, तो शायद आप में से लोग बिलीव ना करें कि नहीं, सेकंड सेंटेंस तो पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि भाई सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ऐसा है नहीं। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इफ़ ही रीच्ड इन टाइम आई वुड पिक हिम। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि शेल विल के बाद वुड आ गया, फॉर्म फर्स्ट ही आएगी, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और इधर इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास सेकंड फॉर्म आएगी। इस जुमले का मतलब ही अगर आपको मैं ये कहूँ, इस जुमले का जो मतलब है वो यही है जो कि फर्स्ट सेंटेंस का है कि अगर वक्त पे पहुँचेगा तो मैं उसको जो है पिक कर लूँगा। तो ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है। अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है, आई हैव टॉट मैनी शाइनी स्टूडेंट्स एंड व्हेन आई आस्क देम द मीनिंग, तो उनका जो जवाब होता है वो ये होता है कि इस जुमले का मतलब है कि अगर वक्त पे पहुँचता तो मैं उसको पिक कर लेता। नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है जो कि फर्स्ट सेंटेंस का है तकरीबन, लेकिन फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें इम्कान ज़्यादा है किसी काम के होने का, और सेकंड सेंटेंस जो है इसमें किसी काम के होने का इम्कान कम है। तो हम ये कंस्ट्रक्शन तब यूज़ करेंगे कि फ्यूचर में काम होना है और उसका इम्कान कम होगा, तो हम ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। मसलन मेरे दोस्त जो है उसने आना है और उसको टाइम पे आना है, तो मैं उसको पिक करने का चांस भी है, आने का चांस भी है, तो मैं वो वाला यूज़ करूँगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँगा इफ़ ही रीच्ड इन टाइम आई वुड पिक हिम, इस बात का मतलब ये होगा कि अगर वक्त पे पहुँचता है तो मैं उसको उठा लूँगा। ये मतलब इसका बनता है। इसका मतलब आई अगेन रिपीट नहीं बनेगा कि अगर वक्त पे आ जाता तो मैं उसको पिक कर लेता। बहुत से कॉमन लोग, आई बिलीव 99% ऑफ द पीपल whom I have interacted at many forums, उसका वो मीनिंग जो है वो ये लेते हैं, जो कि एक्चुअली थर्ड कंडीशनल का मीनिंग है। इस पर हम दोबारा से भी आएंगे, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगी। हमारे पास जो थर्ड है वो ज़रा गौर कीजिएगा, इफ़ ही हैड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव पिक्ड हिम। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इसमें हमारे पास मिस्टेक हो गई है, इसमें हमारे पास वुड हैव आना चाहिए, would have picked him। तो हमारे पास if he had reached in time I would have picked him। तो इसमें हमारे पास क्या है जी कि ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा कि फर्स्ट जो क्लास है इफ़ वाली क्लास, उसमें हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो हैड ही आएगा सबके साथ। और जो दूसरी क्लास है उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, और चाहे सब्जेक्ट जौन सा वाला भी है वुड हैव और थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में ऐसा था कि शेल होगा या विल होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश में है आई और यू के साथ शेल लगाया जाता है। आल्दो दिस यूज़ इज़ नाउ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन हम ट्रेडिशनली विल हम कह सकते हैं। तो शेल या विल और साथ हमारे पास क्या आएगी जी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इस जुमले का मतलब वो होगा जो कि इसका समझा जाता है जब स्टूडेंट्स को आप सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। इसका वो बनेगा कि अगर वो वक्त पे पहुंचता तो मैं उसको पिक कर लेता। इफ़ ही हैड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव पिक्ड हिम। हैड के साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों पार्ट्स के अंदर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ की गई है। और ये हमारे पास जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इनके नाम भी हैं, मैं यहाँ ये नाम लिखता हूँ। जो फर्स्ट कंडीशनल है इसका नाम होता है प्रोबेबल केस। ये जो फर्स्ट है इसका नाम होता है प्रोबेबल केस, यानी इसमें किसी काम के होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। ये जो सेकेंड है इसका नाम होता है इम्प्रॉबेबल केस। और जो हमारे पास थर्ड है इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल केस। ये हमारे पास तीन है कंडीशनल। अच्छा, अब प्रोबेबल केस इसलिए कहते हैं कि किसी काम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि जी आम एक सेंटेंस लिया जाता है कि जी इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम, तो इसमें हमारे पास इस बात का ये कि ये मैं बात तब कहूँगा, ये कंस्ट्रक्शन तब यूज़ करूँगा कि एक बंदे के काम करने का बहुत इम्कान है और उसके पास होने का इम्कान भी है। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ कि इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, तो इसका मतलब ये होगा कि
वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, तो अगर मैं उसको श्योर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ये लेस प्रोबेबल है, इम्प्रॉबेबल है, कम है चांस इसका, तो मैं ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा। तो अब वही बात मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि मैंने बहुत से फोरम्स पे ये डिस्कशन की है। लोग अपोज करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो गलत बता रहे हो, लेकिन हम चूँकि फ़ॉरेन लर्नर है इंग्लिश के, तो हमें ये चीज़ कन्फ्रंट करनी पड़ती है। देखें, अभी सेकंड फॉर्म है तो आप बच्चे समझते हैं जी कि ये स्टूडेंट्स ये समझते हैं, ओवरऑल लर्नर भी ये समझते हैं कि भाई सेकंड फॉर्म है तो पास्ट की बात हो रही है। नो, नॉट एट ऑल। आपके पास अगर एक अंग्रेज़ सीखने आए उर्दू लैंग्वेज, तो आप उसको कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसे याद करवाएं कि वो वक्त पे आता है, वो वक्त पे आएगा, वो वक्त पे आया। अब जब वो आया यूज़ करेगा तो वो कहेगा जी आया तो पास्ट होता नहीं, वक्त पे आया, आएगा फ्यूचर है तो आता है जी, तो प्रेजेंट की सेंस को जो है वो डिनोट कर रहे हैं। तो उसने आया याद कर लिया कि वो पास्ट को है, तो अगर आप उसको उर्दू में बात करेंगे तो अगर वो वक्त पे आया तो मैं उसके साथ जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। वो जो फॉरेन लर्नर होगा वो कहेगा आया जो है ये तो पास्ट की सेंस को करना, आया वो आया। तो हम कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं, हम तो बात तो फ्यूचर की हो रही है, अभी बात नहीं होना है ये काम। यही इशू आपके साथ भी आ रहा है, हम सब के साथ। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये समझ नहीं आई थी कि भाई ये क्या, सेकंड फॉर्म तो हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते आए हैं कि पास्ट है। नो, इसमें यह है कि सेकंड फॉर्म जब यूज़ हुई है तो हमारे जहन में एक बात बिठा दी है कि ये भाई हमारे पास सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा पास्ट को इंडिकेट करती है, और यहाँ इसका मतलब होगा जी कि अगर वक्त पे आता तो मैं उसको उठा लेता। नहीं, वो जो तर्जुमा है वो इसका है, वो जो मीनिंग बनता है वो इस थर्ड सेंटेंस का बनता है कि अगर वक्त पे आ जाता तो मैं उसको उठा लेता, और तभी इसका नाम जो है वो इम्पॉसिबल केस है कि वो बात इम्पॉसिबल हो गई है, उसका वक्त गुजर गया है। इम्पॉसिबल केस, इफ़ ही हैड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव पिक्ड हिम, तो मैं उसको उठा लेता। अब पेपर में जब हमारे पास 4 जुमले अगर आ जाते हैं गलत होने वाले, तो एक में ये होगा कि वो सेकंड हैड और थर्ड फॉर्म ठीक लगाएंगे, आगे से लगा देंगे वुड और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, या वुड के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैव मिस कर देंगे। एक और सेंटेंस होगा जिसमें हमारे पास वुड और हैव थर्ड फॉर्म लगा दी, लेकिन फर्स्ट में हैड के बाद सेकंड फॉर्म लगा देंगे या फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। हमने वो चूज़ करना होगा चारों में से जो ठीक हो, जिसमें दोनों पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म आई है, और दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म आई है। तो ये मिस्टेकनली जो है कोई आपने इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन नहीं चूज़ कर लेना। अच्छा, तो ये हमारे पास आई थिंक नाउ थिंग्स आर क्वाइट क्लियर फॉर द फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एज वेल एज फॉर द थर्ड कंडीशनल। अब कुछ 5 मिनट्स में मैं आपको थर्ड कंडीशनल के बारे में 1-2 और बातें बताना चाहता हूँ कि थर्ड कंडीशनल में बाज़ दफ़ा, बल्कि अभी इसमें बता देता हूँ कि थर्ड कंडीशनल में बाज़ दफ़ा ये होगा कि यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म के बजाय हैड बीन लगा होगा, और दूसरे पार्ट के अंदर बाज़ दफ़ा वुड हैव के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय वुड हैव बीन लगा होगा। तो वो कब होगा, और उसका यूजेज जो है बहुत से लोगों को नहीं आता होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये मैं जुमला थोड़ा सा इसको रिकन्स्ट्रक्ट करूँ और मैं इसको लिखूँ, इफ़ ही हैड बीन हेयर, अगर वो यहाँ होता, आई वुड हैव पिक्ड हिम, अगर वो यहाँ होता, इफ़ ही हैड बीन हेयर आई वुड हैव पिक्ड हिम। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर वो यहाँ होता तो मैं उसको पिक कर लेता, ये तो तर्जुमा हो गया। बीन क्यों आया है? बीन इसलिए आया है, बीन ने वर्ब को रिप्लेस किया है। यहाँ फर्स्ट क्लास के अंदर वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं। आप ऐसे कहें कि मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जिसे हम कहते हैं, गो वेंट और ये स्लीप, ड्रिंक, रन एट्सेट्रा, स्टडी, टीच, ये वर्ब्स हैं, ये नहीं है। इफ़ ही हैड बीन हेयर जो है डेफिनेटली वर्ब नहीं है। इफ़ ही हैड बीन हेयर, तो जहाँ वर्ब नहीं होगा वहाँ बीन लगा देंगे, इफ़ ही हैड बीन हेयर, ठीक है। तो आई वुड हैव पिक्ड हिम। एक और देखिएगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि अगर फर्स्ट पार्ट में वर्ब है लेकिन दूसरे हिस्से में वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो वुड हैव के साथ बीन लग जाएगा। देखिएगा कैसे, इफ़ ही had reached in time I would have been very happy।
अब ये देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट में तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, दूसरे से में वुड हैव बीन लग गया है, यानी वुड हैव के बजाय थर्ड फॉर्म के बजाय बीन लग गया है, क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है। ये जो हैप्पी है वो तो एडजेक्टिव है। हम क्या देखेंगे, इफ़ ही हैड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। अगर वक्त पे पहुँच जाता तो मैं बहुत खुश होता। तो ये बीन तब लगा है जब हमारे पास वुड हैव बीन, वुड के बाद, वुड हैव के बाद फर्स्ट वर्ब जो है वो मिसिंग है। वर्ब अगर उस सेंटेंस में है, नहीं पिक है ही नहीं, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, वो जो हैप्पी है वो एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो वर्ब है ही नहीं, एक्शन वर्ब है ही नहीं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, लोग ये वर्ब्स हैं, टेक्निकली वुड हैव बीन जो हैं ये इनको हम वर्ब ही के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो ये वो थर्ड कंडीशनल था जिसमें ही हैड और थर्ड फॉर्म आई है, इसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म हमारे पास आई है। लेकिन ये वाले जो दोनों हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हैड के बाद वर्ब मिसिंग है तो बीन आया है, दूसरा जो है उसमें रेगुलर वर्ब है। इस पहले में रेगुलर, थर्ड वाले में पहले में रेगुलर वर्ब है और दूसरे में जो है वो वुड हैव बीन है, उसमें बीन जो है वो रिप्लेस कर रहा है एक्शन वर्ब को। तो इस तरीके से भी आ जाते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी भी हो सकती है। तो ये थर्ड कंडीशनल हमारे पास सेंटेंस है। और इसमें हमारे पास एक और बात भी बताता चलूँ कि हैड बीन को एक सिंगल वर्ड वर्ब रिप्लेस कर सकता है, मीनिंग को कोई मीनिंग बदलेगा नहीं। इफ़ ही हैड बीन, इफ़ ही वर हेयर आई वुड हैव पिक्ड हिम। याद रखें, बड़ी अहम बात है कि हैड बीन को इस तरह कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब रिप्लेस कर सकता है और वो ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल हैं, उनका मीनिंग सेम रहता है। इफ़ ही वर हेयर आई वुड हैव पिक्ड हिम। तो अगर आपके पास वर आ जाए और इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो जुमला ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर 4 MCQs आपके पास आते हैं तो वो चारों में ऐसा तो नहीं होगा कि एक में हैड बीन भी लगा दें और एक में वर्ब भी लगा दें, फिर तो वो दोनों ठीक हो जाएंगे। वो किसी एक में लगाएंगे और आपने एक जो होगा वो चूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा एक और भी इसमें है कि जो हैड है वो शुरू में भी आ सकता है। उसको मैं हैड ही बीन हेयर आई वुड हैव पिक्ड हिम, हैड ही बीन हेयर I would have picked him. Had he been my friend, I would have been very happy. अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं बहुत खुश होता। तो वो भी ठीक है, वो हैड शुरू में आने से वो इंट्रोगेटिव बिल्कुल नहीं बना। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस थे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। इनके नाम प्रोबेबल केस, इम्प्रॉबेबल केस और इम्पॉसिबल केस है। और ख़ास तौर पे गौर करना है कि जो सेकंड वाला है इम्प्रॉबेबल केस, इसको मोस्टली लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। द सेकंड फॉर्म डज नॉट इंडिकेट द पास्ट टेंस हेयर। That's the main point in this lecture. So I do hope that you have understood it. We shall stay in touch and may Allah bless you all.